आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में डॉक्टर लक्ष्मण यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रोफेसर की डायरी। इससे पिछले वीडियो में आप इस पुस्तक के कुछ भाग को सुने होंगे। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के अगले भाग को सुनेंगे। अगला अध्याय है क्लासरूम और क्रांति। 7 नवंबर 2010। प्रोफेसरशिप के शुरुआती कुछ महीने ऐसे बीते गोया एक नई जिंदगी हो। कक्षाएं लेने का उत्साह जिंदगी की किताब में हर रोज जुड़ते पढ़ने की तरह है। पीएचडी के दौरान सबसे उम्दा बात यह होती है कि सिलेबस की बंदिशों से सहज छुटकारा मिल जाता है। आप वह सब भी कायदे से पढ़ने लिखने लगते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। इसके चलते तमाम विषयों की किताबें अब मेरे कमरे में ज्यादा जगह घेरने लगी। उनके साथ एमए, नीट, जीआरएफ के नोट्स और दिल्ली विश्वविद्यालय का सिलेबस मिलाकर हर दिन क्लास लेने की तैयारी। कक्षा में जाकर पढ़ाना अपने पढ़े हुए को दोबारा जीने जैसा एहसास देने लगा। हर क्लास में जाकर सोचता कि बस आज से ही शुरू कर दूं क्या। पीढ़ियों का आमूलचूल परिवर्तन। फिर सोचता थोड़ा ठहरकर सिस्टम को समझ लेते हैं, वरना सुनते हैं कि 4 महीने बाद नौकरी से बाहर भी किए जा सकते हैं। 4 महीने के रिचार्ज कूपन ने एक संभावित क्रांति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं भी अनायास इस सिस्टम में ढलने लगा। आज की क्लास में व्याख्या पढ़ाते हुए एक पद आया, लीक लीक सब कोई चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़कर 3 चले, शायर शूर सपूत। आप सोचकर देखिए इस पद को पढ़ते हुए क्या चल रहा होगा मन में। इस पद में पित्ती सत्रात्मक भाषा की जेंडर सेंसिटिव अप्रोच से आलोचना की गई कि आपको साहित्य की भाषा में सपूत कपूत के बहाने पुत्र तो खूब मिलेंगे, मगर पुत्रियां गायब मिलेगी। हम सांस्कृतिक ही नहीं साहित्यिक और सामाजिक तौर पर तमाम भेदभाव को जीते हैं। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बज गई। मैं अपने भीतर के आमूलचूल बदलाव लाने वाले प्रोफेसर से समझौता कर चुका था। नौकरी के लिहाज से यह समझौता परस्ती बहुत कारगर रणनीति साबित होनी थी, मगर रीढ़ के लिहाज से बेहद खतरनाक। रीढ़ की हड्डी अगर तान कर रखी जाए तो झुकने में असहज दर्द देना शुरू कर देती है। रीढ़ की हड्डी सख्त हुई तो खुद के और चलकदार हुई तो सिस्टम के फायदे में रहती है। रीढ़ बुरी चीज है, कामयाब होने की शर्तें इसे झुकाती है, मगर जब तक ये बची रहती है धनुष की प्रचेता की तरह तनी रहती है। लचकदार होते ही आप हर कहीं फिट हैं। गलत फहमी हर दौर में लाइजाज रही है। हम भी गलत फहमी के शिकार थे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मगर हमें कहाँ पता था कि दरअसल हम ठेके पर प्रोफेसर हैं। अस्थायी होने की शर्त ही है लचकदार होना, इसलिए सब कुछ अस्थायी किया जा रहा है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का होरी एक गाय हसरत पाले मर गया, यहाँ एक अदद एडहॉक की हसरत पाले आज की होरी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि आज की होरी की जिंदगी में क्या क्या होना बचा है। आज भी होरी सबसे कह रहा है, जिस पाँव के नीचे गर्दन दबी हो उस पाँव को सहलाना ही समझदारी है। ठेके पर रखे गए लोग ऐसे ही अपने गर्दन पर पड़े पैरों को सहलाने को मजबूर किए जा चुके हैं। एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आसपास के किसी ताकतवर प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल व वीसी के पांव सहला रहे होते हैं। उन सभी के पांव जिनमें वजन है। वजन का मतलब समझते हैं ना। मशहूर कथाकार चेखव की एक कहानी में करक पात्र इस बात को सोचते सोचते मर गया कि उसकी छींक कहीं साहब को बुरी तो नहीं लग गई। एक अस्थायी कर्मचारी अपने साहबों के सामने ऐसी कई छींक मार चुके होते हैं, इसलिए तो वे हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं। चेखव का यह कलर की स्कूल ऑफिस कंपनियों में हर तरफ मौजूद है। अपनी छींक से डरते और रोज थोड़ा थोड़ा मरते। अगला अध्याय है शोध निर्देशक ऐसे भी 15 नवंबर 2010।
इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्तियों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। कई कॉलेजों में इंटरव्यू चल रहा है। मेरे आसपास हर दूसरा शख्स यह सलाह जरूर देता है कि एड हॉक हो तो मुझे परमानेंट होने की भी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। डीयू में अस्थायी प्रोफेसर होने की रवायत यह रही है कि जो एडहॉक हो जाते हैं उनके परमानेंट होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। मेरे अपने विभाग के दोनों एडहॉक भी अभी अगस्त में परमानेंट हो गए। इस वक्त डीयू में बमुश्किल 700-800 एडहॉक होंगे। यह वह दौर है जब 2006 के बाद डीयू में नियुक्तियां शुरू हुई है। मैं 4 महीने पुराना एडहॉक हूँ, मगर आसपास के सभी परिचित फॉर्म भर रहे हैं। अभी मेरी पीएचडी पूरी नहीं है, मगर न्यूनतम पात्रता यानी एमए और नीट जीआरएफ है, इसलिए परमानेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। इसी ऊहापोह में आज कॉलेज से लौटते हुए राय सर से मिलने चला गया। डॉक्टर वीरेश्वर राय सर मेरे सुपरवाइजर हैं। नॉर्थ कैंपस के बिरसा मुंडा कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं। जब से मेरा एडहॉक हुआ है राय सर बहुत खुश रहते हैं। वैसे पहले भी बहुत मानते थे, मगर अब ज्यादा खुश रहते हैं। पूरे कैंपस में हिंदी के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिनती होती है उनके धीर गंभीर व्यक्तित्व को उनकी भाषा व संवाद कुशलता और गहराई देती है। आधुनिक कविता पर इतनी पकड़ है कि समान संवाद भी प्रतीकों बिंबों में कविता की तरह करते हैं। बेहद सहज, संजीदा व सौम्य व्यक्तित्व। राय सर क्लास लेकर लौटे, हालचाल लिया, पीएचडी के काम के बारे में बात की। थोड़ी देर बाद बोले, आओ लक्ष्मण, लंच करते हैं। जिस दौर में मेरे कई रिसर्चर दोस्तों की अपनी सुपरवाइजर से बहुत दूरी और तनाव है, राय सर मुझे साथ में खाना खिला रहे। उच्च शिक्षा में शोध निर्देशक शिक्षक से आगे की कड़ी होता है। शोधार्थी उनके साथ तमाम विषयों पर गहराई से विमर्श करते हैं। उस शिक्षा का सबसे खूबसूरत वो जरूरी पक्ष है शोध। किसी भी समाज में नए विचार, नए विमर्श, नई भाषा, नया नजरिया विकसित करने की जिम्मेदारी उस शिक्षा पर होती है। राय सर वैसे ही एक शोध निर्देशक हैं। असल मायने में एक शोध निर्देशक की अहमियत को तब महसूस किया जब अपने दोस्तों को उनके शोध निर्देशकों के हाथों जलील होते देखा। मैंने टिफिन से रोटी का पहला टुकड़ा उठाया। सर बोले, और सुनाओ लक्ष्मण, कैसा चल रहा है अध्यापन कार्य? क्या क्या पढ़ाने को मिला है? बहुत अच्छा अनुभव है सर। ऑनर्स में भक्ति का और प्रोग्राम में हिंदी ए पढ़ा रहा हूँ। खूब मन से पढ़ाओ। शिक्षक उस वैद्य की तरह है जिसे अपने विद्यार्थी के लिए जिंदगी की बेतरतीब वनस्पतियों में से ज्ञान व विवेक की औषधि को पहचानने की कला सिखाना है। ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे पढ़ाए। वैसे अब पीएचडी का काम भी तेज कर दो। तुम्हारा विषय अच्छा है, अगर जल्दी पूरा कर लोगे तो अस्थायी होने की संभावना बढ़ जाएगी। राय सर मुझे लेकर इतना कुछ सोचते हैं और मैं नाहक तनाव लेता हूँ। नितिन और अशोक बार बार कहते थे कि तुम्हारे सर जितना सीरियसली तुम्हारे पीएचडी को लेते हैं, उतना तुम्हें परमानेंट कराने को नहीं लेते। राय सर के साथ लंच करते हुए मैंने महसूस किया कि वे सब नाहक मुझे उकसाते रहते थे कि मैं खुद राय सर से कुछ बोलूं। इसकी जरूरत ही नहीं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद हम बाहर बिरसा मुंडा कॉलेज की पार्किंग तक आए। जाते जाते सर बोले, तो ठीक है लक्ष्मण, चलो अब चलते हैं। परमानेंट वाले फॉर्म भी भर देना। प्रयास करने में क्या हर्ज है। वे अपनी मोटर कार से निकले। उनके पीछे मैं अपनी मोटर बाइक लेकर दूसरी दिशा में निकल पड़ा। लुप्तप्राय होती जा रही सुपरवाइजर प्रजाति में वीरेश्वर राय सर जैसे लोग बहुत थोड़े हैं। कमरे पर पहुंचा तब तक राम बदन का फोन आ गया।
राम बदन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में शोधार्थी थे। उनका डीयू में एडमिशन नहीं हुआ तो लौट गया। अब घर रहकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा है। उसके प्रिय शिक्षक थे राइस सर। मैंने खुश होकर सर के साथ लंच वाली बात बताई तो वह बोल पड़ा, तुम मानो ना मानो यही किस्मत है दोस्त। उस शिक्षा का विश्वासात्मक या विचारात्मक नहीं बल्कि जुगाड़ात्मक हो चुकी है। जुगाड़ों ने विचारों को हरा दिया है। अब ना विचारमान शोध निर्देशक बचे हैं और न ऐसी शोध की कोई एकेडमिक अहमियत। विश्वविद्यालय परचून की दुकान बन चुकी है और पीएचडी की डिग्री उस दुकान का एक महंगा सौदा। अच्छा ये सब छोड़ो और सुनाओ क्या कर रहे हो आजकल? हमेशा नेगेटिव बातें करते हो। निगेटिव नहीं दोस्त, यही इन कैंपसों की हकीकत है। मुझे ही देखो, मैं सब्जी लेने आया हूँ अपने गुरुजी के लिए। उनके बाद उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाना है। यही मेरी पीएचडी का प्राइमरी रिसर्च प्रोसेस है। देश भर के विश्वविद्यालय दिल्ली से कहाँ नजर आते हैं। दिल्ली के पास अब ना वह नजर बची है और ना वह दिल, जो दूर किसी कोने में पड़े हम जैसों के दर्द को देख सके। मैं दिल्ली के अपने किराए के कमरे में बैठकर राम बदन की ये बातें सुन ही रहा था कि तब तक मकान मालिक की बुलंद चिंगार सुनाई दी। 11 महीने का एग्रीमेंट इस महीने पूरा हो गया। अब आपके कमरे का किराया 3,500 से बढ़ाकर 5,500 प्लस बिजली पानी होगा। मगर ये तो 10% से बहुत ज्यादा है, तो आप छोड़ दो, हम किसी और को दे देंगे। वैसे भी प्रॉपर्टी डीलर इसका 6,000 दिलवा रहा है। यह कहता हुआ मकान मालिक लौट गया। थोड़ी देर में अम्मा का फोन आया। पूछा सब बढ़िया ना? मैंने कहा हाँ। खाना खा लिया? मैं बोला बनाने जा रहा हूँ। हालचाल लेकर अम्मा ने फोन रखा। मैंने कुकर चढ़ाए। उधर रेडियो में बेतहाशा विज्ञापनों के बाद सुनाई दिया, आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। अगला अध्याय है 2 लोग और 3 एडहॉक। 2 जनवरी 2011। जैसे किसी मोबाइल का सिम कार्ड बिना रिचार्ज के बेकार हो जाता है, वैसे ही एक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बेकार हो जाता है अगर उसे हर 4 महीने बाद रिचार्ज नहीं किया गया। जी हाँ, रिचार्ज। आप सोच रहे होंगे कि एडहॉक की सिम कार्ड से ये कैसे बेतुकी तुलना कर रहा हूँ, मगर यह कड़वी हकीकत है। डीयू के अस्थायी एडहॉक प्रोफेसर को मात्र 4 महीने के लिए ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। उन्हें परमानेंट करने की बजाय 1 दिन की छुट्टी देकर फिर से रिचार्ज कर देते हैं। अमूमन यही प्रक्रिया देश भर के बाकी विश्वविद्यालयों में भी चलती है। कहीं समय थोड़ा कम ज्यादा होगा तो कहीं सैलरी व सुविधाएं। आज रिचार्ज वाला जनवरी का पहला कामकाजी दिन है। प्रिंसिपल ऑफिस से एक कर्मचारी को भेजा गया कि जाओ जाकर दिखाओ स्टाफ रूम में कितने लोग बैठे हैं। कर्मचारी स्टाफ रूम से लौटकर बोला, सर 2 लोग और 3 एडहॉक बैठे हैं। आपको लगेगा कि ये क्या मजाक है। यही हकीकत है जनाब। हमारी पहचान अलग है। इंसान से अलग व्यवस्था की नजर में हम एक संख्या हैं। कॉलेज में सुबह से ही चहल पहल है। अभी लेटर नहीं मिला है, इसलिए सभी के चेहरे पर चिंता है। कुछ टीचर इंचार्ज एक अलग रुतबे में एडहॉक को देख रहे हैं, गोया मेरे रहमो करम पर ही तुम एडहॉक का वजूद है। हालांकि सबको पहले ही पता चल चुका है कि किस किस एडहॉक को लेटर मिलेगा और किन्हीं इस सेमेस्टर से निकाल दिया गया है। मेरे अपने कॉलेज में क्या हुआ पता नहीं चल पाया। हमारी ज्वाइनिंग हो गई। अगले सेमेस्टर का टाइम टेबल लेकर शुरुआती कक्षाएं ली और लौटते हुए कैंपस लाइब्रेरी की तरफ गया। लोहिया कॉलेज के 2 दोस्त मिले। बातों बातों में बताया कि बॉटनी वाले राघव को इस सेमेस्टर ज्वाइनिंग नहीं दी गई। राघव भारद्वाज राम मनोहर लोहिया कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट में पिछले 1.5 साल से एडहॉक था।
राघव लास्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल वाला पेपर सीनियर मोस्ट के साथ शेयर करके पढ़ रहा था। एक दिन सीनियर मोस्ट के लिखे मीटिंग मिनट्स में एक छोटी सी गलती दिखी तो उसे दुरुस्त कर दिया। इस बात को सीनियर प्रोफेसर ने बेहद गंभीरता से ले लिया, मगर इसकी भनक राघव को ना थी। उधर सीनियर प्रोफेसर को राघव का रिचार्ज कूपन खत्म होने का ही इंतजार था। वह दिन आ गया। राघव एडहॉक की सूची में अपना नाम ना पाकर अपने टीआईसी के पास वजह पूछने गया। उसे देखते ही टीआईसी अपना गुब्बार निकालने लगी। राघव, स्टूडेंट्स हैव मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू, दे हैव टू मच प्रॉब्लम विथ यू, so that why I think you are not a perfect professor for our department. Ma'am, then it's question on your ability because you select me as an assistant professor. Then you show all ability in me. But now you feel different things. What about this, ma'am? राघव अमूमन बोलता नहीं, मगर आज उसने सीधा सवाल कर दिया। विभाग के बाकी एडहॉक सहम गए। राघव आज बाकी सभी की आंख का तारा बन गया था, क्योंकि बिना गलतियां बताए वे सब भी किसी न किसी दिन उस सीनियर मैडम का कॉप भाजन हो चुके थे। राघव को पता नहीं था कि शिक्षक होने के बुनियादी सिद्धांत अपनी कक्षा के बच्चों के लिए जो होते हैं वही अपनी सीनियर फैकल्टी मेंबर के लिए नहीं होते। मूल्य और व्यवहार को हालात के मुताबिक बदल पाने में माहिर ही समझदार कहलाते हैं। इस पूरे वाक्य को बहुत शिद्दत से वे बताए जा रहे थे और मैं बिना राघव से मिले उनके बारे में सुनता जा रहा था। राघव की एकेडमिक ट्रेनिंग में सवाल पूछना बच्चों को सिखाया जाने वाला सबसे बुनियादी सिद्धांत था। सवालों के चलते ही जेएनयू के उसके प्रोफेसर उसे बहुत पसंद करते थे। आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास से सवाल करना उसके व्यक्तित्व की असल ताकत थी। उसने सोचा भी ना था कि एक दिन उसकी यही ताकत प्रोफेसर के इस पेशे में सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। राघव फिर कैंपस में किसी को नहीं दिखा। बाद में पता चला कि वह विदेश के किसी बड़े कैंपस में प्रोफेसर हो गया। जिस पेशे को लेकर मैं रोमांटिक और पॉजिटिव फील कर रहा था, आज 4 महीने बाद वही किस्सा ट्रेजेडी जैसा महसूस होने लगा। अगला अध्याय है खौफ और ख्वाब। 28 मार्च 2011। आज परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा पहला इंटरव्यू है। डीयू के दक्षिणी परिसर में आने वाले सम्राट अशोक कॉलेज की हिंदी विभाग में 2 पदों पर इंटरव्यू होना है, एक अनरिजर्व यानी अनारक्षित और एक ओबीसी। मेरे साथ इंटरव्यू देने गए अमरजीत ने पहुंचते ही मनोहर चौबे से मेरा परिचय कराते हुए बताया कि यह नियुक्तियों की राजनीति पर गहरी पकड़ रखता है। अमरजीत ने कहा कि मनोहर की इस काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसे अपना छोड़ सबका भूत वर्तमान भविष्य सब पता है। अमरजीत ने जब यहाँ का समीकरण पूछा तो मनोहर बताने लगा, हमेशा की तरह परमानेंट इंटरव्यू लेने आने वाले प्रोफेसरों के साथ कुछ संभावित नाम चलकर इस वक्त कॉलेज तक पहुंच चुके हैं। यहाँ यूआर पद पर तो प्रमोद पांडे का होना तय है। ओबीसी को लेकर थोड़ा झगड़ा है। 3 कैंडिडेट हैं, फिर भी अजीत के चांस ज्यादा हैं क्योंकि उसका 2011 में रानी दुर्गावती कॉलेज में नहीं हो पाया था। यह सब सुनना मेरे लिए अजीबोगरीब एहसास है। मैं कई दिन से बेहद तनाव में था। परमानेंट के अपने पहले इंटरव्यू की तैयारी का दबाव था। अपने विषय से जुड़े हर संभावित सवालों के जवाब तैयार किए। कुछ दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू तक दिए। सारी तैयारियां केवल इस दबाव से उबरने के लिए कि परमानेंट का पहला इंटरव्यू है, सिलेक्शन भले ना हो मगर इंटरव्यू अच्छा हो। तनाव का आलम तो यह था कि बीती रात अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया, लेकिन यह क्या, उनके सवाल अजीब से थे। मसलन दिल्ली क्या सोचकर चले आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी क्यों नहीं किया। तब तक साथ वाला बोर्ड मेंबर बोला, वहाँ एडहॉक नहीं मिलता है ना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि डीयू के ऐसे आलीशान कॉलेज में
परमानेंट हो जाओगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। हंसने की आवाज बाहर तक जा रही थी। उनकी हंसी चुभ रही थी। मैं बहुत डर गया। जैसे ही मैं गुस्से से चीखने वाला हुआ कि अकबका गया। नींद खुल गई। अरे यह तो एक बुरा ख्वाब था। ज्यादा तनाव ले लिया। पुरानी मुश्किल पीछा नहीं छोड़ रही। हर इम्तिहान की पिछली रात सपनों में मेरा एक डेमो इम्तिहान होता जो हमेशा बुरा ही रहता। कभी कलम ही नहीं चलती तो कभी किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं आता। हम जैसों को हर बड़ा अवसर डराता है। इंटरव्यू देने के लिए आए एक से एक अनुभवी चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। सबके हाथों में अपनी अपनी एकेडमिक जमा पूंजी के वजनदार झोले चलकर साथ आए हैं। क्योंकि यह मेरा पहला इंटरव्यू था तो सोचा वहाँ सब बैठकर ये बात करेंगे कि कौन कौन एक्सपर्ट आए हैं और वे क्या क्या सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ आकर देखा कि इंटरव्यू देने वालों के बीच अलग तरह की बातें हो रही है। सबकी जुबान से एक नाम बार बार लिया जा रहा है, प्रोफेसर रामशंकर त्रिवेदी। नियुक्ति विशेषज्ञ अमरजीत की आकाशवाणी शुरू हो गई। प्रोफेसर रामशंकर त्रिवेदी जिसको चाहेंगे सिलेक्शन उसी का होगा। यहाँ तो प्रमोद पांडे का होना तय है। सुना है रामशंकर त्रिवेदी ने हाँ कर दिया है। प्रमोद 12 साल से एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं। तभी दूसरे कोने से आवाज आई, नहीं प्रमोद का मुश्किल है। उसके अपने संगठन एबीसी वाले ने ही नहीं होने देना चाहते। अमरजीत ने पुख्ता खबर देने जैसे आत्मविश्वास के साथ कहा, इस बार तो उसने अपने संगठन के साथ प्रिंसिपल को सेट कर लिया है। प्रिंसिपल है तो लेफ्टिस्ट मगर आजकल उनकी रामशंकर त्रिवेदी से अच्छी बनती है। विचारधारा की रुमाल स्वार्थ में लपेट कर ताकत की कुर्सी चाहने वाला शख्स सबसे पहले उसी रुमाल को दूसरे रंग में रंगता है। कुर्सी की लालच एकेडमिक हत्या तक कर देती है। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का हर इंटरव्यू उन एकेडमिक हत्याओं का निर्लज्ज समारोह होता है। यह सुनते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी सट्टा बाजार में खड़ा हूँ या किसी मंडी में। प्रोफेसर की मंडी। पास बैठे मुझसे दोगुनी उम्र के व्यक्ति ने बातचीत शुरू कर दी। मैं उससे बात करने में खुद को सहज करने लगा। सामान्य परिचय हुआ। उधर इंटरव्यू भी रुक गया। लंच हो गया। हम दोनों उठकर चाय पीने कैंटीन आ गए। हम डीयू के इस खेल में कमोवेश एक जैसे थे। उम्र को अपने अनुभव से छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वे बोले, भाई साहब ये प्रोफेसर रामशंकर त्रिवेदी कौन है? मैं राजस्थान के अजमेर से यह इंटरव्यू देने आया हूँ। 8 किताबें लिखी है, 11 लेख छपे हैं। 9 साल से अपने यहाँ के एक डिग्री कॉलेज में 7,500 पर पढ़ा रहा हूँ। बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ लेकिन यहाँ आकर सुन रहा हूँ कि सब पहले से फिक्स है। फिर हम जैसों का क्या होगा? उनकी आंखें भर आई। कांपती हाथों से चाय का कप मेज पर रखा, अपना झोला कंधे पर लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल पड़े। मैं समझ नहीं पाया कि वे यह सब मुझे क्यों सुना रहे थे। शायद अपनी ही तरह मुझे भी बेबस देख उनके भीतर का दर्द निकल पड़ा होगा। थोड़ी देर में मेरा नाम पुकारा गया। मैं बोर्ड के सामने पहुंचा। एक बड़ी सी मेज के चारों तरफ 5 परमेश्वर जैसे लोग बैठे हैं। बीच में एक बड़ी कुर्सी पर सबसे खास कोई एक शख्स है। बाकी लोग उनके अगल बगल बैठे हैं। कब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मुझसे कुल मिलाकर 3 सवाल किए गए। अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी पीएचडी का टॉपिक बताइए, तुलसी के रामराज की प्रासंगिकता बताइए। बाहर निकलकर मैं बस यही सोचता रहा कि इस 2.5 मिनट के इंटरव्यू और कुल 3 सवालों से कैसे कोई मेरी काबिलियत को परख पाया होगा। इससे अच्छा इंटरव्यू तो मौलाना आजाद दिल्ली कॉलेज का एडहॉक वाला हुआ था। मैं डिग्रियों से भरा झोला और मन का खालीपन लिए लौट आया। लौटते हुए राजस्थान से आए सज्जन का चेहरा और उनकी बातें बहुत दूर तक साये की तरह चलती आई।
देखना चाहे तो दिल्ली में ही अपने सैकड़ों नाकामयाब थॉमस अल्वा एडिसन मिल जाएंगे, जो आज भी अपने 100वें बल्ब के जल जाने के इंतजार में इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। वे इंटरव्यू के वक्त ही जमाने को नजर आते हैं, फिर अगले इंटरव्यू तक कहीं खो जाते हैं। एक अदद नौकरी दिलाने में फेल उनकी डिग्रियां सब कुछ जानते हुए भी उन्हें हर इंटरव्यू तक खींच लाती हैं। उनको एकेडमिक दुनिया में कौन खोजता है, बाकी वक्त वे कहाँ कैसे जीते हैं किसे पता। एकेडमिक दुनिया चंद कामयाब लोगों से अपनी पहचान जोड़कर अपनी पीठ थपथपाया करती है, जैसे डीएम, एसपी अधिकारी या व्यापारी जो इन कैंपसों से वापस लौट गए उन्हें कौन पूछता है। किसी कैंपस या होटल के एल्यूमिनाई मीट में यही कामयाब लोग जुड़ते हैं, जश्न मनाते हैं, ताकत के मुताबिक रिश्ते जोड़ते हैं, फिर लौट जाते हैं। ऐसी एल्यूमिनाई मीट में उसी कैंपस से निकले अनगिनत लोग कहाँ गुम हो गए, कौन खोजता है। कमरे पर आया, सोचा कि इससे अच्छा तो मैं यूपीएससी की ही तैयारी कर डालूं, कम से कम इम्तिहान के जरिए खुद के भरोसे कामयाब होने की गुंजाइश तो रहेगी। अगला अध्याय है सुपरवाइजर की कंघी। 18 अप्रैल 2011। आज क्लास लेकर कैंपस आया, पीएचडी की कुछ किताबें जुटानी थी, तभी विवेक ने फोन करके बुला लिया। विवेक हमसे 1 साल सीनियर है, लेकिन पीएचडी में मेरा जूनियर है। आज मिलते ही बोला, लक्ष्मण भाई मेरे साथ डिपार्टमेंट चले चलो। क्यों, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो। अब क्या क्या किस्सा सुनाए दोस्त, कभी सोचा ना था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे। बताओ तो सही, हुआ क्या। हम पहली पीढ़ी के लोग हैं जो इन विश्वविद्यालयों की तहलीज तक आ गए। एक दलित पिछड़े शोधार्थी के लिए फेलोशिप क्या होती है, उसे वे लोग कभी नहीं समझते। फेलोशिप से खुद भी पढ़ रहा हूँ और कुछ पैसे बचाकर इलाहाबाद में छोटे भाई को भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत परेशान हो गया हूँ। विवेक की ये बातें मुझे अजीब लग रही थी, बहुत टूटा हुआ लग रहा था विवेक। मैंने थोड़ा ठहर कर पूछा, बहुत तनाव में हो, पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है। उसका गुस्सा आंखों के कोर को गीली करते हुए बह निकला। मेरे सुपरवाइजर ने बहुत परेशान कर दिया है, मुझसे 3 लेख लिखवाए और अपने नाम से छपवा लिया। मैंने भी सोचा गुरुजी हैं, ज्ञान मेरा है, भले नाम उनका, छपा तो क्या हुआ। 4 महीने से फेलोशिप अप्लाई नहीं कर पाया, हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। कल बोले ये 2 किताबें खोज कर ले आना, साइन भी करवा लेना। मैं उनके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर साहित्य एकेडमी तक गया, खोज कर किताबें दी तो बोले अचानक मंत्रालय जाना है, अब कल आकर साइन करवा लेना। कल गया तो बंदा आया ही नहीं, हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आगरा भाषण देने चला गया। आज आया है, सोच रहा हूँ आज उसे सुना दूंगा, तुम साथ चले चलो। फेलोशिप की बात आते ही मैं भावुक हो जाता हूँ। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनकी शुरुआती शिक्षा उस दौर में हुई जब शिक्षा की अहमियत बरकरार थी। बाबा से यह सुनते हुए बचपन बीता कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। अफसरशाही का पैसा और पावर ढहते हुए नवी का नया रूप ही तो है। एक आम अनपढ़ इंसान भी पेट काट कर जरूरत पड़ी तो खेत खलियान जगह जमीन गहने गुड़िया गिरवी रखकर भी अपने घर के बच्चे को पढ़ने लिखने भेजता रहा। धीरे धीरे रोजगार और तालीम का रिश्ता टूटने लगा। शिक्षा का चलित समाजवादी से पूंजीवादी होता चला गया। आज विवेक ने कहा कि अगर फेलोशिप ना मिलती तो वह कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। एक फेलोशिप जाने कितनों के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का जरिया बन जाती है। इसे वे कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए उस शिक्षा वक्त बिताने का शौक हो। फेलोशिप जैसी एक पॉलिसी ने इस देश के किसान कामगार बहुजन परिवारों में कितनी बड़ी क्रांति की, इस पर अलग से रिसर्च होना चाहिए।
हजारों परिवारों में पहली बार किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय तक कोई पहुंच गया तो कोई विदेश में पढ़ने जा सका। एक पॉलिसी बदल जाए तो कितना कुछ बदल जाता है। इसलिए मान्यवर काशीराम ने राजनीतिक सत्ता को गुरु किल्ली यानी मास्टर की कहा था। हम जैसों के लिए उस शिक्षा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जरिया है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा है, विद्या बिना गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरम राप शूद्र। एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। विवेक के साथ ख्वाबों में गुम मैं भी डिपार्टमेंट पहुंच गया। विवेक अपने गुस्से का अभ्यास करता गया कि सुपरवाइजर को देखते ही आज सुना दूंगा कि सर आज साइन कर दीजिए, 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है, हजारों रुपये उधार ले चुका हूँ, ऐसे में पीएचडी क्या खाक लिखूंगा। विद्रोही होने को आमादा विवेक डिपार्टमेंट पहुंचकर मक्खन सा पसीज गया। गुस्सा जाहिर करने की बजाय उसने अपने सुपरवाइजर डॉक्टर अभिनंदन कुमार को देखते ही चरण छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हालातों ने जाने कितने विवेक को एकेडमिक दुनिया का व्यवसायी बना दिया। आज जाने क्या सूझा तो उसके सुपरवाइजर प्रोफेसर अभिनंदन कुमार ने कहा, आज तो साइन कर दे रहा, अब अगली बार साइन तब करवाने आना जब पीएचडी का तीसरा चैप्टर लिख लेना। सरकार का पैसा लेकर उड़ाना गलत है। मैंने तुमसे कहा था कि एक पीडीएफ प्रपोजल आदि काल पर बनाकर लाओ, आज तक क्यों नहीं लाए। सर यूपी हायर का पेपर है तो सोचा पढ़ लूं, 3 लेख को लिख कर दिया है, इस बार माफ कर दे सर। तो फिर अब तभी फेलोशिप पर साइन होगी जब चैप्टर लिखकर लाओगे। ठीक है सर, कुछ किताबें बता दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। मैं क्यों ये सब करूं? पीएचडी तुमको करनी है या मुझे? मेहनत करो, भागदौड़ करो, करना धरना कुछ है नहीं, बस पैसे लेने मुफ्त का चले आएंगे। जनता के टैक्स का पैसा है, समझे। प्रोफेसर अभिनंदन कुमार डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर थे और मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर वीरेश्वर राय बिरसा मुंडा कॉलेज में। अभिनंदन कुमार जेएनयू से आए थे। यह सब सुनते हुए बस यही सोच रहा था कि अभिनंदन कुमार और राय सर की विद्वता में कोई तुलना ही नहीं, लेकिन बतौर शोध निर्देशक राय सर का अभिनंदन कुमार जैसों से कितना अलहदा व्यवहार है। विवेक तो बस इतने से खुश था कि 3 महीने बाद आज वह फेलोशिप क्लेम कर रहा। जाते जाते बोला, सर की मैडम जेएनयू में है, अगले महीने उनका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन होने वाला है। सर उन्हीं के लिए प्रपोजल लिखने को बोले हैं। गुरुजी का व्यवहार भले थोड़ा रूखा है मगर इंसान अच्छे हैं, अपना हर छोटा बड़ा काम करवाते हैं। हमारे घरेलू संबंध है। एक बार मुझसे ही गुरु की सेवा में थोड़ी कमी सी रह गई थी। एक बार उन्हें डिपार्टमेंट से सीधे विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस जाना था। जापान से उसी दिन लौटे थे, इसलिए एक पूरा बैग पैक बनाकर लाने को बोले। मैं कमला नगर से एक तौलिया, 2 सेट अंडरगारमेंट, साबुनदानी, ऑलमंड हेयर ऑयल, सनस्क्रीन सब ले आया, मगर कंघी रह गई। अब जैसे लेख में फुटनोट ही ना रहे तो गाइड नाराज तो होंगे ही। कल काजू कतली और कलाकंद लेकर उनके घर चला जाऊंगा। सर को काजू कतली और मैडम को कलाकंद पसंद है, खुश हो जाएंगे। तुमको पता है सर कितने पावरफुल हैं, कांग्रेस में अंदर तक पहुंच है। विवेक फेलोशिप सील चला गया। मैं भी लौटते हुए सोचने लगा कि कई रिसर्चर अपने सुपरवाइजर के घर तक जाते हैं। शमीर को तो दुबे सर का कुत्ता जैक्सन भी पहचानता है। सुगंधा हर वीकेंड वसुंधरा जाकर अपनी मैम के लिए नई नई डिश बनाती है। सबने कहा कि एक रिसर्चर में सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वह अपने सुपरवाइजर से घरेलू तौर पर कितना करीब है। इसके बिना एडमिशन प्रक्रिया अधूरी है। मुझे याद है कि जब मैंने एक बार राय सर से बोला कि सर आप कहीं घर आ जाऊं, राय सर ने डांटते हुए कहा,
पढ़ाई लिखाई का सारा काम मेरे कॉलेज से आपकी लाइब्रेरी तक ही होना चाहिए। मैं उतना वक्त दे पाऊंगा आपको। घर आने की कोई जरूरत नहीं। घर आने जाने से पढ़ाई लिखाई की बजाय चापलूसी होती है। मैं अपने किसी रिसर्चर को घर नहीं बुलाता। घर की बजाय लाइब्रेरी से नजदीकी बनाइए। आज विवेक को देखकर राय सर की बात समझ आई कि रीढ़ बचाए रहने के लिए शोधार्थी बनना जरूरी है, घरेलू नहीं। किसी गांव कस्बे से चलकर जब किसी युवा के सामने यह व्यवस्था अपना जमीन बेचकर नौकर, चापलूस या लठैत बनने को मजबूर कर दे, तो अक्सर ख्वाबों की आगे जमीर हार जाता है। इसलिए जब कोई एक युवा किसी सुपरवाइजर का, किसी प्रोफेसर या कुलपति का या किसी नेता रूपी आका का चापलूस बनना चुनता है, तो इसका दोषी अकेला वह युवा नहीं होता, सारा सिस्टम इस समझौते की जमीन तैयार करता है। एक युवा के रिसर्च या दिहाड़ी हेल्पर वो फैमिली सर्वेंट बन जाने को उस मजबूर शख्स की अवसरवादिता कहेंगे या सिस्टम की सामंती जरूरत। अगला अध्याय है जाति जो जाति नहीं। 12 फरवरी 2012 दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों कुलपति प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह का बोलबाला है। उनके पिता भी प्रोफेसर और कुलपति रहे। प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह भी कुलपति बनने से पहले तक एक अच्छे प्रोफेसर माने जाते थे। 6.5 फुट की कदकाठी का यह शख्स जब साउथ कैंपस के गलियारों में घूमता तो उसके चाहने वाले विद्यार्थियों का तांता लग जाता था। आज वही शख्स डीयू का कुलपति है। नए साल के शुरू होते ही अब पूरा कैंपस बदलने लगा है। यह बदलाव भीतरी संरचना में भी आ रहा है और बाहरी नुमाइश में भी। नॉर्थ कैंपस पूरे विश्वविद्यालय का केंद्र है। सारे ऑफिस और कुलपति आवास भी यही है। सभी विभागों के प्रमुख यहीं बैठते हैं। साउथ कैंपस तो बस इसका इमारती विस्तार लगता है। इसलिए नॉर्थ कैंपस ही सभी तरह की हलचलों का अड्डा भी बना रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा का ऑफिस भी यही है। इसलिए अमूमन डीयू होने का बाय डिफॉल्ट मतलब नॉर्थ कैंपस ही है। यह वह वक्त है जब डीयू में सेमेस्टर पैटर्न लागू हुए थे। ज्ञान आयोग के साथ ही सैम पित्रोदा कमेटी ने उस शिक्षा में आमूलचूल बदलाव के दावे किए जिसके सूत्र WTO तक जुड़े बताए जाते हैं। दरअसल पता ये चला कि इस वक्त की सरकार ने वैश्विक संगठनों के दबाव में उस करार पर दस्तखत कर दिया है जिसके तहत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में भी निजी पूंजी और विदेशी निवेश के आने का रास्ता खोल दिया गया। छात्र व शिक्षक सब मिलकर सेमेस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे तर्क यह है कि सालाना परीक्षा प्रणाली एक बेहतर विकल्प था। एक शिक्षक अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ धैर्य से संवाद व विमर्श करता है। विद्यार्थी को भी तसल्ली से पाठ्यक्रम के जरिए उसके बाहर की दुनिया से एक सजीव रिश्ता कायम करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। सेमेस्टर सिस्टम इस अवसर को गैर जरूरी हड़बड़ी में तब्दील कर देगा। शिक्षकों पर चंद महीनों में पूरा सिलेबस खत्म करने का दबाव होगा। विद्यार्थियों पर भी जल्दी जल्दी इम्तिहान देने का दबाव रहेगा। इससे उस शिक्षा डिग्रियां बांटने की व्यवस्था बनकर रह जाएगी। मगर केंद्र की यूपीए सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद उस शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया। उसके बाद से कमोबेश देश भर के स्नातक और परास्नातक में हर 6 महीने बाद इम्तिहान होने लगे। इसी दौर में अनगिनत राज्य विश्वविद्यालयों में 3 साल का बीए 5 से 6 साल में होता है। इससे खाइयां और गहरी होगी। कुलपति प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह ने पिछले 1-1.5 साल में धड़ल्ले से डीयू को सैकड़ों परमानेंट प्रोफेसर से नवाज दिया था। तमाम बड़े बड़े कद या पद से जुड़े लोग इस दौर में परमानेंट हो गए। उन्हीं में से एक नए परमानेंट हुए रमेश सर बताने लगे, ये यूपीए सरकार है,
इसमें सभी रंग के लोगों की नियुक्तियां होती है। प्रोफेसर में जहां जिसकी चली सबका परमानेंट करवाते गए। सब सीक्वेंस से होता है, बिल्कुल नंबर से। मेरे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि मेरा चौथा नंबर है। 3 लोग परमानेंट हो गए तो देखो अब चौथे नंबर पर गुरुजी ने मुझे भी परमानेंट करवा दिया। रमेश कुमार निर्मोही की पढ़ाई यही डीयू से हुई है, इसलिए वह सबको और सब उन्हें जानते हैं। आज वो अपनी खुशी के साथ साथ मेरी चिंता भी किए जा रहे हैं। अपनी जाति को लेकर सजग रमेश के परिवार वालों ने उसके नाम से जाति हटाकर कुमार लगा दिया था। डीयू में आकर रमेश ने अपना तखुल्लिस लगा लिया निर्मोही। मुझे बाद में पता चला कि तखुल्लिस कई बार जाति को छिपाकर बिगड़ा काम भी बना देता है। सर की यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है कि वे जवान के पक्के हैं। एक बार अगर सर ने कह दिया कि ठीक है तो समझ लो अब डीयू में तुम्हारी नौकरी पक्की। कंधे पर हाथ रख दिया, पीठ थूक दी तो किसी से भी लड़कर नौकरी पक्की करवा देते हैं। रिकॉर्ड रहा है उनका। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मण तुम भी चलो, मिलवा दूं। उसके बाद का तुम्हें खुद देखना है। यूं तो सर का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। फिजाओं में शोर था कि यूनिवर्सिटी आजकल किन्हीं रविंद्र राय के इशारों पर चलती है। रविंद्र राय वैसे तो कुलपति के बाद तीसरे चौथे नंबर वाले प्रशासक थे, मगर जुगाड़ वाली अपनी काबिलियत के चलते वे ही यूनिवर्सिटी चला रहे थे। रमेश ने बहुत उत्साहित किया, मगर मैं उनके साथ जा न सका। इससे नाराज होकर रमेश सर किसी और को साथ ले गए। जाते हुए कहते गए, पछताओगे। किसी के यहाँ आना जाना नहीं करोगे तो घर बैठे परमानेंट नहीं हो जाएगा। तुम्हारे जैसे हजारों घूम रहे हैं। कलम और किताब जिस जगह आकर साथ छोड़ देती है, उसके आगे का सफर किसी आशीर्वाद के जरिए ही तय होता है, वरना डूब जाओगे। ऐसे कोई पूछेगा नहीं, एडहॉक ही रह जाओगे, या किसी दिन वह भी नहीं बचेगा, तब क्या करोगे? अब तक किसी ने ऐसे ना पढ़ाया लिखाया था और ना इतना खुलकर बताया था कि प्रोफेसर बनने के लिए कई बार कलम किताबें व काबिलियत से जुटाई गई डिग्रियां भी साथ छोड़ देती है। हमने तो अब तक यही समझा था कि तमाम प्रतिभाशाली लोगों को अच्छे विश्वविद्यालय में बिना ऐसे किसी जुगाड़ के भी नौकरी मिलती रही है। खुद को मैं उन्हीं की कतार लिखता आया, मगर यह सब सुनकर मैं और टूट गया। मुझे वैसे भी किसी प्रोफेसर से मिलने उन्हें फोन करने में बहुत हिचक होती थी, वह भी जब पैरवी करना हो। यह एडहॉक और परमानेंट का सिस्टम इतना पेचीदा है जिसका जरा भी अंदाजा मुझे ना था। रघुदा ने बहुत पहले इस सिस्टम को समझाते हुए अपना रिसर्च एक्सपीरियंस साझा किया था कि एडहॉक 4 प्रकार के होते हैं, संस्कारी, सहनशील, उदासीन और बिगड़ैल। संस्कारी एडहॉक इस व्यवस्था के लिए सबसे आदर्श है। उन्हें परफेक्ट एडहॉक कहा जाना चाहिए। ये एडहॉक हवाओं का रुख भांप लेते हैं। इन्हें पता होता है कि किस रास्ते एडहॉक होना है। इसके लिए वे हर वो काम करते हैं जो इनकी कैलकुलेटेड शेड्यूल के लिए जरूरी हो। इस प्रकार के एडहॉक की तादाद शुरुआत में नगण्य हुआ करती है, मगर अब ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सबको सह जाने वाले सहनशील एडहॉक होते हैं। इन्हें चुप्पा एडहॉक कहना सबसे सटीक होगा। नौकरी मिल जाने पर भी किसी भी कीमत पर ये नौकरी बचाने में लगे रहते हैं। या तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, या ये और कहीं जाने के काबिल ही नहीं बचे। हमेशा समझौता करने और हर हालात में चुपचाप ढल जाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी इन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग एडहॉक कहा जाना इनकी काबिलियत के साथ न्याय करेगा। उदासीन एडहॉक वे हैं जो किसी मजबूरी या टाइम पास के चलते ये नौकरी कर रहे हैं। ये कुछ और ना हो सके तो एडहॉक हो गए, इसलिए ये सब कुछ से उदासीन रहते हैं। एक बड़ी तादाद में ऐसे उदासीन लोग जगह घेरे हुए हैं। बिगड़ैल एडहॉक
अमूमन ये काबिल मगर उपेक्षित लोग होते हैं, इन्हें कोई पसंद नहीं करता, इनकी तादाद बहुत कम होती है, इनके बोलने और लड़ने का फायदा सभी को मिलता है, ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है, इसलिए सबसे ज्यादा निशाने पर होते हैं, इनके पास रीढ़ है इसलिए जबान भी है। ऐसे में व्यवस्था के लिए बिगड़ैल नहीं तो और क्या होंगे। इस कैटेगरी वार आकलन में 19-20 का ही फर्क होगा, लेकिन हर एक का दायरा इतना सिमट चुका है कि वे किसी न किसी एक खांचे में फिट आ जाते हैं। इसे आप एडहॉकिज्म की वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं, बशर्ते कि यह कर्मणा है, यानी आपकी हरकतें आपका काम बताता है कि आप किस पायदान पर हैं। इसे कोई और आप पर थोपता नहीं, आप इसमें एक होना चुनते हैं। डीटीसी की बस आज बहुत घूमकर मुखर्जी नगर पहुंची। यह सब सोचते हुए मैं अपने फ्लैट पर पहुंच गया। इन दिनों मैंने गांधी विहार में एक 1.5 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया है। खाना खुद बनाने लगा हूँ। दरअसल मुझे रचने वाला महबूब शहर इलाहाबाद कुछ आदतों के साथ चलकर दिल्ली तक आ गया था। इलाहाबादी विद्यार्थी जीवन का दाल भात चोखा। रेडियो आज भी साथ है। रेडियो पर विविध भारती ट्यून है। विविध भारती में यूनुस खान और बीबीसी लंदन पर लखनऊ के संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी की लजरजती आवाज रमेश निर्मोही और रघु दा की बातों के साथ चले आए संयम और डर से लड़ रही है। अगला अध्याय है राकेश के हनुमान। 12 जून 2012। इन दिनों डीयू में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। परीक्षाओं के बाद तकरीबन 2 महीने की शैक्षणिक गतिविधियां रुक जाती है, यानी कक्षाएं बंद तो एडहॉक नौकरी से बेदखल। लंबी छुट्टियां परमानेंट फैकल्टी के लिए स्वर्गिक आनंद लेकर तो एडहॉक के लिए अनिश्चितता वो डर लेकर आती है। दरअसल इन छुट्टियों के पहले हर एडहॉक को क्लियरेंस देकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इस सब के बीच छुट्टियों के बाद 2 ही बातें होती है, या तो उस एडहॉक को नए सेमेस्टर में ज्वाइन कराया जाएगा या फिर से इंटरव्यू होगा। जुलाई में अगले सत्र के पहले दिन अगर एडहॉक की ज्वाइनिंग हो गई तब उसे छुट्टियों की तनख्वाह मिल जाएगी। छुट्टियों के बाद अगर इंटरव्यू हुआ तब एडहॉक की नौकरी गई ही मानिए। अगर किसी विभाग या कॉलेज में अंदर खाने या तय कर लिया गया कि अमुक एडहॉक को निकालना है तो निश्चित है कि किसी भी तरह इंटरव्यू करवाया जाएगा। फिर जब नौकरी ही चली गई तो छुट्टियों की सैलरी कैसी। इसलिए लंबी छुट्टियां हर एडहॉक के लिए खुशियां नहीं डर लेकर आती है। एडहॉक की चले तो वे भी कभी छुट्टियां ही ना होने दे। कम से कम हर रोज क्रॉस चेक तो करते रहेंगे कि एडहॉक है भी या नहीं। दूसरी तरफ इन छुट्टियों की सुकून वाली फुर्सत में परमानेंट प्रोफेसर अपने कई काम निपटा लेते हैं। मसलन किसी ठंडी इलाके का तापमान नापने या गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान के समुद्रों के बुनियादी फर्क तलाशने 100 परिवार निकल पड़ते हैं। अगर पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हुए तो विदेश घूमते हैं, जबकि एक एडहॉक पूरी छुट्टी इस बात का इंतजार करता है कि जुलाई के फर्स्ट वर्किंग डे को मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं, समर सैलरी मिलेगी या नहीं, आज जो है कल वह भी बचेगा या नहीं। आज राकेश का फोन आया, अभी कल की ही तो बात थी। राकेश मेरे साथ 2009 में पीएचडी में एडमिशन लेने आया था। उसमें एमफिल हैदराबाद से किया, डीयू से भी पढ़ा था, मगर पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल सका क्योंकि उसके गुरुजी इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बैठे और एचओडी से बोल दिया था। एचओडी ने किसी और राकेश का एडमिशन कर दिया। इस बात पर उसके गुरुजी ने इतना भारी तमाशा किया कि आइंदा पीएचडी एडमिशन में किसी राकेश कुमार का नहीं ही हुआ होगा। ये अलग ही किस्मत का खेल चल रहा। गुरुजी धाकड़ इंसान थे। राकेश ने भी दिल पर ले लिया, सीधे परमानेंट का इंटरव्यू देने आया है। गुरुजी से वादा ले लिया था कि पीएचडी एडमिशन जैसा इस बार नहीं होगा।
परमानेंट होगा और इसी राकेश का होगा। तब टिकट निकाला और आकर इंटरव्यू दिया। अभी उसकी एमफिल डिटर्जेशन भी जमा नहीं, लेकिन वह परमानेंट हो गया। बहुत मानता है मुझे, आज शाम की पार्टी दे रहा है। राकेश ने आज 2 पैक ज्यादा पी लिया। मेरे कमरे में यह सब मनाही थी तो पीने वाले सारे दोस्त खुली छत पर जाम लगाने लगे। मैंने बस इतना ही पूछ लिया था कि कैसे इतना बड़ा हाथ मार लिया। किसी को ना बताने की शर्त पर राकेश हल्के नशे में सारा किस्सा सुनाता चला गया। तब मेरे प्रातः स्मरणीय, नितवंदनीय, आदरणीय, सम्माननीय प्रोफेसर रविंद्र राय जी की दया कृपा से हुआ। राय सर देवता आदमी हैं, सामने खड़े होते ही सबको सम्मोहित कर लेते हैं। आजकल परमानेंट होने वालों की लिस्ट वही बनती है ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की कृपा से ही हूँ। राकेश भावुक होता जा रहा था। मैं बिना पिए नशे में होने लगा और राकेश तो उस रात बस सब कहानी कह देना चाहता था। पता है, हमारे कुलपति प्रोफेसर मार्कंडे सिंह के गांव में मेरे फूफा के चचेरे भाई के छोटे साले की शादी हुई थी। बाकी अपनी ही जाति की होने का फायदा तो मिलता ही था। मार्कंडे सर भी तो हमारी ही बिरादरी से है ना। बस मार्कंडे सर, वो रविंद्र सर ने राम और हनुमान बनकर मेरे जीवन की नैया पार लगा दी। जाति बिरादरी के मेल से जाने कितने परमानेंट हो गए दोस्त। लक्ष्मण भाई, तुम भी किसी यादव प्रोफेसर को या आजमगढ़ वाले को पकड़ लो, पुरवैया काढ़ी खेल दो ना, किताब से ज्ञान लो, नौकरी वे नहीं दे पाती। राकेश नया घर खरीद रहा है, बोला है शाम को दिखाने चलेगा। तभी मेरे मकान मालिक का फोन आ गया। बोला, बेटा पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इस महीने का किराया थोड़ा जल्दी दे देना। उस रात राकेश ने सबसे अलग बात जो बताई उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने बीएचयू के एक रिटायर्ड प्रोफेसर भगवान दास सिंह के बारे में बताया कि वे 3 पीढ़ी से प्रोफेसर हैं। उनके अपने 2 बेटे, 2 बहुएं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। एक पोता हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में परमानेंट की सेटिंग में लगा और अस्थायी प्रोफेसर है। करीब वो दूर की रिश्तेदारी मिला ले तो कुल मिलाकर तकरीबन 22 लोग प्रोफेसर तो होंगे ही। साहित्य की सेवा जितनी इस एक घराने ने की है उतना कोई ना कर पाया आज तक। भगवान दास सिंह जैसे लोगों का वजूद देश भर के विश्वविद्यालयों वो डिग्री कॉलेजों में पाया जाता है। राकेश ने डीयू का जिक्र करके छोड़ दिया कि यहाँ भी जाने कितने छोटे छोटे भगवान दास सिंह हैं, जो पति पत्नी, जीजा साली, भाई बहन, बहनोई फूफा सब मिलाकर दर्जन भर प्रोफेसर तो होंगे ही, बशर्ते कि वे उस जाति बिरादरी के हैं जिन्हें देवता ने हजारों साल पहले पढ़ने पढ़ाने का 100% आरक्षण सौंप रखा था। उस शिक्षा में सबके अलग अलग किस्से हैं। कुछ लोगों के पास 2-4 साल पक्की नौकरी करते ही घर, गाड़ी सब अपना हो जाता है। वहीं पहली पीढ़ी वाले पक्की नौकरी के बाद भी किराए के घर में स्टूडेंट वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। मुझे मेरे दोस्त याद आने लगे जो इलाहाबाद से वापस अपने गांव लौट गए। मैं दिल्ली आ गया। हमारे साथ की बेंच पर बैठकर पढ़ने वाले जाने किन मजबूरियों में सब कुछ छोड़कर वापस चले गए। न हम इसे कभी समझ पाए और न ये शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था अनगिनत बाधाओं वाली मैराथन दौड़ है। हर युवा इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाता। हर धावक अपने साथ दौड़ने वाले को लुढ़कते, गिरते, हारते कभी पलटकर नहीं देखता। उस शिक्षा विजेताओं को तमगा पहनाने वाली व्यवस्था है। जो छूट गए उन्हें कोई कभी नहीं खोजता। साध्य है, तुम्हारा पूरा नाम क्या? 22 जुलाई 2013। अगर आप किसी समाज को गुलाम बनाना चाहते हो तो उसमें हर तरह के प्रतिरोध की गुंजाइशों को कुचलना होता है। प्रतिरोध को खत्म करने का रास्ता यह है कि पूरी समाज को हर पल असुरक्षा और अनिश्चितता में जीने को मजबूर कर दिया जाए। एडहॉकिज्म वही असुरक्षित
और निश्चित व्यवस्था है। यह कल तक प्राइवेट सेक्टर में व्याप्त थी, अब यह सरकारी महकमों में फैल गई है। अब यहाँ भी प्रतिरोध विहीन गुलामों की तादाद बढ़ने लगी है। एडहॉक भी कम दोषी नहीं है। 4 महीने की नौकरी पाते ही वे उसमें मशगूल हो अगले 4 महीने के जुगाड़ में जुट जाते हैं। इसे व्यवस्था से जोड़कर एक बड़े सवाल की तरह देखते ही नहीं। यह सवाल उनकी तरफ से कभी व्यवस्थित तौर पर उठाए ही नहीं गए कि इन सब का असली गुनाहगार कौन है। वे जब प्रतिरोध नहीं कर पाते तो खुद को ही गुनाहगार मान लेते हैं। आस्तिकों का तर्क किस्मत तक तो नास्तिकों का तर्क सिस्टम तक जाकर दम तोड़ देता है। मेरे भीतर एक उहापोह चलती कि मुझे भीड़ का हिस्सा बनकर क्यों रहना। सोचने समझने और बदलाव के लिए लोगों को संगठित करने की कोशिश अगर एक प्रोफेसर नहीं करेगा तो कौन करेगा। एक दिन रमन कुमार सर से कुछ ऐसी ही बात होने लगी। रमन सर ने अपने जेएनयू के दिनों वाले किस्से सुनाने लगे। छात्र आंदोलन का वह दौर जब सरकारी नीतियों के विरोध में पुलिस से लाठी खाते थे, लौटकर अपने प्रोफेसरों से बताते थे। वे कहते कि बदलाव की लड़ाई अकादमिक लोग नहीं लड़ेंगे तो समाज के बीच उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। उसूलों से समझौता कर जीने के बाद इंसान खुद की नजरों से ही गिर जाता है। आदत के मुताबिक अपनी बात का समर्थन करने के लिए स्मृति के खजानों से एक मौजूद शेर सुनाया। जिंदगी तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको मगर इतना भी नहीं। हमारे कॉलेज की हिंदी विभाग ने सभी एडहॉक को ज्वाइन करवा दिया। 1-2 विभागों में कभी कभी ऐसे वाकये होते रहे कि एडहॉक कब आए और कब निकाल दिए गए हमें पता भी नहीं चला। जिन पर गुजरती है उन्हें ही पता होता है कि एडहॉकिज्म किस दर्जे का शोषण है। सबकी दुनिया अपनी गति से चलती रहती है। जैसे हमें भी अब कहाँ फर्क पड़ता है कि हमारी ही उम्र का कोई नौजवान किसी ढाबे पर बर्तन धोते, किसी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते, किसी खेत में कुदाल फावड़ा चलाते कैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा होता है। सब अपने अपने दायरे में कैद है। एक कैद हमारी भी है। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए डीयू में FYUP लागू कर दिया गया। FYUP मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम। खूब तमाशे हुए इस प्रोग्राम को लेकर डीयू के वीसी मार्कंडेय सिंह का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जिसके लागू होने पर शुरू हुए विरोध के बाद वीसी ने इसे अपने स्वाभिमान का मसला बना लिया। एकेडमिक गलियारों में इस बात का प्रचार किया गया कि FYUP आने से वैश्विक स्तर की गुणवत्ता आएगी, वर्कलोड बढ़ेगा, जिससे नए एडहॉक की गुंजाइशें पैदा होगी। मगर डूटा के साथ ही सभी छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों का यह मानना था कि सैम त्रिपोता कमेटी और ज्ञान आयोग के प्रावधान लागू होते ही उस शिक्षा का सार्वजनिक चरित्र बदल जाएगा। प्रतिरोध करने वालों का सबसे बड़ा संयम यह था कि विश्व व्यापार संगठन के दबाव में भारत की सार्वजनिक उच्च शिक्षा में निजी निवेश और विदेशी निवेश के दरवाजे खुल जाएंगे। इससे कॉरपोरेट का मुनाफा तो बढ़ेगा मगर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित के हाथ से शिक्षा कोसों दूर हो जाएगी। भारत की उस शिक्षा को पश्चिमी देशों जैसे बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। भारतीय उस शिक्षा के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई कि उसे अधिकांश शिक्षा मंत्री बहुत लापरवाह मिले। जो परवाह करने वाले मिले वो भारतीय सामाजिक स्थितियों से कटकर उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बनाने पर आमादा थे। लापरवाह नेताओं ने उस शिक्षा का जितना नुकसान किया उससे ज्यादा परवाह करने वाले नेताओं ने कर डाला। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भारत के बहुसंख्यक वंचित शोषित तबके पर इन नीतियों का क्या असर पड़ेगा। तत्कालीन यूपीए सरकार की इन शैक्षिक नीतियों के खिलाफ गेट नंबर 4 पर एक साझा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में भाषण देते हुए रघुदा ने कहा, WTO के साथ समझौते पर भारत ने दस्तखत कर दिया है। सरकार पूरी उस शिक्षा को निजी हाथों में बेच रही है। अब उस शिक्षा में कॉरपोरेट पूंजी का निजी निवेश आएगा।
नए नए उद्योगों की मानिंदो नए नए प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। जो डिग्रियां हम सरकारी विश्वविद्यालयों में बहुत कम फीस देकर और स्कॉलरशिप के साथ पाते हैं, उन्हीं डिग्रियों के लिए लाखों की फीस देनी पड़ेगी। यह कोशिश 90 के बाद लागू हुई नई आर्थिक नीतियों के साथ शुरू हो गई थी। अगर इसे रोका ना गया तो उस शिक्षा बहुसंख्यक वंचितों शोषितों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तत्कालीन टूटा अध्यक्ष तमाम शिक्षक नेताओं व छात्र संगठनों ने लगातार इस बाबत विरोध प्रदर्शन किए। शिक्षक संगठनों के नेताओं ने इस प्रावधान को बेहद दिक्कत तलब बताया। इन आंदोलनों में अपने कॉलेज से मैं और शाकिर भाई अब साथ जाने लगे हैं। हमारा और शाकिर भाई का रिश्ता गहराता जा रहा है। उम्र में मोहम्मद शाकिर मुझसे 15 साल बड़े हैं, मगर साथ में इस कॉलेज आए। टूटा का प्रदर्शन खत्म हुआ। हम पंडित की कैंटीन पर मीठा समोसा खाने आ गए। सुरेश ने एक लिंक व्हाट्सएप पर भेजते हुए बोला कि अगर आपको डीयू में परमानेंट होना है तो आपको भी सुदर्शन शुक्ला होना होगा। हमने लिंक खोला तो उसकी एक फेसबुक पोस्ट दिखी। उसमें अपनी मैम के लिए एक पोस्ट लिखी है जिसकी पहली ही लाइन में 12 विश्लेषण थे। पहली बार सुदर्शन ने एक मंदिर में अपने गुरुजी के साथ फोटो डालकर लिखा था, मेरे दोनों भगवान के साथ मैं। मोहम्मद शाकिर भाई बोले कि अपने माँ बाप के लिए जिसने जीवन में 4 बातें नहीं लिखी, वे चापलूसी का महाकाव्य लिखने लगे हैं। मैंने सोचा सुरेश असल में व्यवस्था का मारा है, इसलिए हमेशा नेगेटिव खबरें ही देता है। कैंपस में केवल सुदर्शन ही थोड़े ना पाए जाते हैं। शाम को कैंपस में शिव नरेश मिले, जिनको मखलीमल कॉलेज से केवल इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने अपने यहाँ वाले शुभ चिंतक को जवाब दे दिया कि आप ये किसी और तरीके से धमकाना बंद कर दे। मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे रहूं, जिनके साथ उठूं बैठूं बात करूं, आप बताने वाले कौन हैं। बस इतनी सी ही तो गलती थी शिव नरेश की। आज शिव नरेश एडहॉक की नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं। टीआईसी ने वजह बताई कि रोस्टर बदल गया है और अब आपकी पोस्ट एससी से बदलकर जनरल हो गई है। सैद्धांतिक तौर पर यूआर यानी अनरिजर्व पोस्ट का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल कैटेगरी, यानी यूआर पोस्ट पर किसी भी उस कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है जो यूआर की पात्रता पूरी करता हो। आसान भाषा में कहे तो यूआर पदों पर सवर्ण, दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां 100% इंटरव्यू के आधार पर ही होती है, इसलिए यूआर पोस्ट पर जनरल यानी सवर्ण कैटेगरी के लोगों को ही नियुक्ति होती है। जब इंटरव्यू ही सब कैटेगरी का अलग होगा, जब यूआर में किसी को बुलाया ही नहीं जाएगा तो सब सवर्ण ही होंगे ना। ये धांधली कैंपस में दशकों से हो रही है। उस शिक्षा में जाति सामने से नहीं दिखती। अजीत पाल से एक बार प्रोफेसर रमाधीश नैयर बोल दिया, यह जनरल की पोस्ट है, आप ओबीसी हैं, यहाँ इंटरव्यू देने आ कैसे गए। राकेश के साथ तो कमाल का वाकया हुआ। इसका इंटरव्यू कुछ यूं हुआ, नाम बताइए। राकेश, पूरा नाम राकेश कुमार, पिताजी का नाम महेश कुमार। अरे उनका भी पूरा नाम बताओ। महेश कुमार पथिक। पथिक किस में आता है? इंसानों में ही आते हैं सर। वैसे आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी जाति ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ सर, ऐसी ही बात है, इतना हम भी समझते हैं। आप जैसों से ही लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो दरअसल मैं दलित परिवार से आता हूँ और मुझे उस पर नाज है। आप जैसों के साथ नौकरी क्या करेंगे? एक सवाल तो मेरे विषय पर करते। कहते हुए राकेश अपनी फाइल लेकर बोर्ड से निकल आया। राकेश बाद में पीसीएस अधिकारी बन गया, मगर कैंपस को एक खरे प्रोफेसर का नुकसान हो गया। उस जगह आज भी कोई बैठा होगा जो अगले कैंडिडेट से उसका पूरा नाम पूछ रहा होगा। आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रोफेसर की डायरी। इस पुस्तक के कुछ भाग को आप 2 वीडियो में सुने होंगे। अगले वीडियो में आप इस पुस्तक के अगले भाग को सुनेंगे।
अगला अध्याय है 4 प्रकार की शोधार्थी। यदि आपको किसी और भी बुक का ऑडियो बुक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।